अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ साहिबा जो कि लंदन में थी पिछले 3.5-4 महीने से, और वहीं पर उनको पार्टी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया और उसके साथ साथ उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बनाया गया। और इन 2 ओहदों के साथ वो पाकिस्तान आज वापस आई हैं और उनका इस्तकबाल भी किया गया। दूसरी तरफ बहुत सारी और भी कुछ खबरें हैं मरीम नवाज PMLN से रिलेटेड और दीगर इशूज़ पर, उस पर बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और सीनियर रहनुमा PMLN के। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे बात शुरू करूंगी, लेकिन एक छोटा सा, मरीम नवाज साहिबा जब आज वापस आई तो वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने क्या बात की, छोटा सा क्लिप जरा हम चलाते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। इलेक्शन जिस दिन भी होंगे तो याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। और शरीफ मेरा महबूब नायब बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, कि वो नवाज शरीफ ही था जिसने 3 मर्तबा कौम को मुश्किल से निकाला अल्लाह के फजलो करम से। उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे, नवाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, मरियम नवाज ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने तुमसे इंतकाम नहीं लिया। तुम अल्लाह ताला के हिसाब और किताब का निशाना बने हो। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब इलेक्शन की बात की है कि इलेक्शन जब भी होंगे, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन ड्यू हैं, और लेकिन बावजूद मुतालबे के गवर्नर्स जो हैं वो किसी डेट का ऐलान नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवा रहे। तो हम क्या समझे सर, क्योंकि 90 डेज विदिन 90 डेज होने थे जब से असेंबली डिसॉल्व हुई है, क्या समझे कि इलेक्शंस कब तक होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में? हम तो, हमारी तो तमाम जो जंग थी 18 से लेकर 22 तक, वो आइन की सरबुलंदी और जमहूरियत के लिए थी। तो आपके तवज्जुह से, आपके नाजरीन को मैं कहना चाहता हूँ बड़ी सराहत से कि आइन में जो दर्ज 90 दिन की जो टर्म है, उससे पहले इंशाअल्लाह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में इंतखाबात होंगे। ज़िमनी इंतखाबात की आपको मालूम है ऑलरेडी उसका शेड्यूल आ गया है। तो आइन जो कहता है उसके मुताबिक हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सर आप ये कह रहे हैं कि जो आइन कहता है उस पर हम अमल करेंगे, यानी जो असेंबलीज डिसॉल्व होने के विदिन 90 डेज इलेक्शंस होंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम जो पंजाब के अपने लीडर हैं लाहौर के मलिक अहमद खान साहब, वो कह रहे थे कि आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि अगर नहीं कराएं तो क्या होगा। लेकिन क्या हम आपकी बातों से ये अक्स कर लें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले यानी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद वफाक के और दीगर 2 सूबों के होंगे? जी, पहली तो बात यह है कि हम तो PTI की तरह ना ही कोई प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करने वाले हैं, ना ही हम कोई गोलियां चलाने वाले हैं, ना ही हम खवातीन वोटरों को हरासा करने वाले हैं। जो सारे मनाजर हमने डस्का NS 75 के इलेक्शन में देखे थे, तो हमने तो अभी तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो साफ और शफाफ कराए हैं, और हम पूरी तरह इंशाअल्लाह जो पंजाब असेंबली के इंतखाबात जो हैं वो 12 अप्रैल या उससे पहले मुनक्किद होने हैं, तो इंशाअल्लाह वो इंतखाबात होंगे। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात होंगे। असल इशू यही है कि इन पे जो फोकस है, और आज मरीम नवाज साहिबा ने इसका इंदिया भी दिया कि इसमें जो फोकस है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस में, वो PTI की परफॉर्मेंस पर होगा। हम अपनी परफॉर्मेंस जो हमारी इस वक्त है, इस वक्त वफाकी हुकूमत में, उसको लेकर अक्टूबर में जाएंगे पाकिस्तान के अवाम के पास और फैसला करेंगे। लेकिन अभी जो फैसला होना है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो PTI की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर होना है कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को
सेहत में कितनी की सहूलियात दी। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब माजर के साथ देयर सम इशू विद द वॉइस, ऑडियो के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो लेट अस फिक्स फर्स्ट और फिर मैं की तरफ आते हुए मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर साहब माजरत के साथ, वी कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ सम सिग्नल्स इशू प्रॉब्ली, तो ज़रा मुख्तसर सा दोबारा बता दीजिएगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे, शेड्यूल जारी हो जाएगा और उसके बाद वफाक में और दीगर सूबों में बाद में होंगे, ऐसे ही है? जी, इस वक्त क्या सराइयाँ जारी हैं, लेकिन मैं सराहत से कहना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत में बाकायदा तौर पर इलेक्शंस में किसी भी किस्म की ताख़ीर का कोई मंसूबा इस वक्त मौजूद नहीं है और लिहाजा आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होंगे। पंजाब में 12 जनवरी को असम्बली तहलील हुई थी, तो इंशाल्लाह 12 अप्रैल से पहले इंतखाबात होंगे। और जिस तरह मैंने आपके नाजरीन से अर्ज़ किया कि PTI की तरह जो उन्होंने डस्का में हमें दिखाया था सीन, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं कि हम प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करें या हम गोलियां चलाएं या हम खवातीन वोटरों को हरासा करें। इंशाल्लाह साफ और शफाफ होंगे। ठीक है। और सर ये भी एक परसेप्शन है या एक स्पेकुलेशन है बेसिकली कि हो सकता है कि इलेक्शन, फाइनेंशियल इमरजेंसी या किसी और नतीजे में जो अक्टूबर 2023 में ड्यू हैं उनको भी एक साल के लिए उसको वो भी एक्सटेंड किए जाएं। ये भी एक स्पेकुलेशन ही है, हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है? जी, इस वक्त तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम सब की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक मौका दिया जाए कि वो साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात में अपनी हुकूमतों का इंतखाब कर सकें। यही हमारा मिशन है, 2018 से हम लेकर चल रहे हैं और ये हमारी कोशिश है कि 2018 के इंतखाबात से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जिस किस्म की बदतरीन मुदाखलत हुई, तरोड़ मरोड़ हुई, धांधली हुई, वो इंशाल्लाह 2023 में नहीं होगी। जो बाकी जिस इम्कान की तरफ आप इशारा कर रही हैं वो भी एक आइन का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जब आपने आइन की सिर्फ बात की है तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम साहब, उनका एक छोटा सा क्लिप है, वो कह रहे हैं ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये स्टैंड का इलेक्शन कमीशन का काम है। वो क्लिप जरा उनकी बात सुन लीजिएगा, उस पर जरा फिर सर आपके कमेंट्स दरकार होंगे। जी जरा चलाइएगा। मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं कहूँ कि इलेक्शन हो या ना हो, बल्कि इदारे, इंटेलिजेंस, जो हमारे दीगर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और रिपोर्ट देंगे और इलेक्शन कमीशन उनके माबेन में मैं तो ये चाहूँगा कि एक आज़ादाना, मनसफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो। सर इसको किस तरह से हम देखें? वो कहते हैं मेरा तो इख्तियार ही नहीं है, ना ये मेरा काम है, ये इस्टेब्लिशमेंट, हमारी एजेंसीज और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे कि कब इलेक्शन हो। ये इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करेगी मिलके इलेक्शन कमीशन के साथ? जी नहीं, गवर्नर साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो एक ऐसा एक तारीख फैक्ट है जिसकी तरफ शायद अभी पूरी कौम उस तरह मुतवज्जो नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए। और वो ये है कि जब से PTI की हुकूमत ने 2021 में तालिबान के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया था, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, और फिर जिस ऐलान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि हम तो आपका आइन मानते नहीं, तो आप कौन है माफ़ी देने वाले। उस वक्त से लेकर अब तक दहशतगर्दी के वाक़यात में एक बहुत ही तशवीशनाक इजाफा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलोचिस्तान में भी। तो इस मामले में इस बात को देखना कि क्या वहाँ सिक्योरिटी की सूरत है, क्योंकि अब ये भी याद रखना आपके नाजरीन ने कि 2018 के बरक्स अब जो साबिक कबायली इलाके थे वो पूरी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं, वो अब जमीन उस सूबे का हिस्सा है। तो वहां भी उसी तरह इंतखाबात होने हैं जिस तरह चारसदा में या पेशावर में होने हैं, चित्राल में होने हैं। तो अगर वहां सिक्योरिटी की सूरत हाल, अल्लाह करे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन अगले आने वाले महीनों में इतनी दुरुस्त हो जाए कि वक्त पर इंतखाबात हों। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हमें डेफिनेटली एडवाइस चाहिए कि क्या उन इलाकों में अब इतनी सिक्योरिटी है कि क्या इलेक्शन का जो अमल है वो अमन से और शफाफ तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस पर एक सवालिया निशान जरूर है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में उसका पहला जो
सोच है और पहला जो यकीन है वो यही है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मरीम नवाज साहिबा आज वापस आ गई और पहले ही वो कहती थी कि जब मैं जाऊंगी, और ये इंप्रेशन था कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और फिर ये भी सुनते थे कि पंजाब हुकूमत में जब PTI का खात्मा होगा तब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। लेकिन मरीम साहिबा आ गई, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। क्या वजूहात क्या हैं उनके वापस आने में, ना आने में, और ताखीर का सबब क्या है? ये मरीम नवाज की वापसी तो मुस्लिम लीग नून की जो सियासी और अवामी मैदान है उसमें मुस्लिम लीग नून की वापसी आज उसका आगाज हो गया है, क्योंकि पिछले अप्रैल से लेकर अब तक पूरी जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है वो सब के सब हुकूमत में मसरूफ़ हैं। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम, फॉरेन पॉलिसी का इस्तेहकाम, सैलाब ज़दगान की बहाली, और चौथा जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया है, दहशत गर्दी से एक दफा फिर हमें उसका सामना है और हमें उसका कला कमा करना है। तो ये जो एक खला था जिसमें अभी तक सिर्फ जो साबिक हुक्मरान थे वही दंदना रहे थे, तो अब मरीम नवाज साहिबा भी उस खला को पुर करेंगी और एक भरपूर पहले तो जो सियासी अमल है इलेक्शंस का उसके लिए तैयारी करेंगी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाएंगी, मुल्क के मुख्तलिफ अजला में जाएंगी, और फिर जो है जो आने वाला इलेक्शन है उसके लिए एक भरपूर कैंपेन करेंगी। मियां नवाज शरीफ का जैसे ही उनके मौलिद जो हैं उनको इजाजत देंगे, वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। इजाजत देंगे, उनका तो कोई ट्रीटमेंट अब नहीं चल रहा, अब तो वो यूरोप भी घूम रहे हैं, अभी वो जेनेवा भी गए थे, तो अब मेरा ख्याल है हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। मेरी इस्तदा ये है कि सिर्फ आप उनकी तस्वीरें देखकर ये कियास मत करें, अब सीरियस इश्यूज अभी भी बाकी हैं उनके हार्ट के मामले में, और उनके जो प्लेटलेट्स का जिसकी वजह से वो मुल्क से गए थे उनको एक खास रजीम के तहत स्टेबलाइज डॉक्टर्स ने किया हुआ है, तो जब वो इजाजत देंगे तो वो मुल्क में वापस आ जाएंगे। उनका तो उनकी वापसी हाल ही में उन्होंने यूरोप घूमे हैं सर, वो घूमने की गर्ज से गए। जी जी, तो वो मेडिकल अटेंशन के साथ घूमे हैं, वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल आजादाना घूम रहे हैं। तो उनकी जो इश्यूज हैं वो अगर उनके मुआलिज कहते हैं कि वो इतना लंबा ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं तो इंशाल्लाह वो मुल्क में वापस आएंगे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। ओके, तो मरीम नवाज साहिबा को जो दो मजीद उनको उनकी जो प्रमोशंस हुई हैं, सो एक वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए, चीफ ऑर्गेनाइजर भी, पार्टी के अंदर कुछ सीनियर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे? शायद खाकान अब्बासी हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, या मिफ्ता इस्माइल साहब का मामला हो, तो ये एड्रेस किए जाएंगे पार्टी के अंदर? जी, पार्टी उन्हें एड्रेस कर रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब के अलावा तो आपको मालूम है कि सब जो सीनियर कायदीन हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं या हुकूमत को असिस्ट कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर ना होते हुए भी रोज़ाना तकरीबन तमाम दिन जो है वो हुकूमत की मुआवनत करते हैं और अपनी उनकी जो महारत है ख़ास तौर पर तवानाई के सेक्टर में, उसका हम भी उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात देखिए, सिंपल इशू ये है जैसा मैंने कहा कि एक खला था जो पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक मौजूद है कि अवामी और जो अवाम के सामने जाकर अपनी मुस्तकिल गुफ्तगू करना, वो एक खला था जिसको अब मरीम नवाज साहिबा जो है उनकी वापसी से वो पुर होगा, और उनके बारे में कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। इश्यूज यही हैं कि क्या पॉलिसी के ऊपर कोई अगर एतराज़ हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये भी हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वापसी से पहले ही लंदन बैठकर भी मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं पार्टी के अंदर अपनी एक गुफ्तगू और मुशावरत का सिलसिला शुरू करेंगे, जिससे ये मामलात मुझे तो बहुत तवक्को है कि जल्द हल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और फिर गिरफ्तारी के साथ उनके साथ पेश आने वाला या किया जाने वाला ट्रीटमेंट, उन्होंने एक बयान दिया, गलत या सही अदालत फैसला करेगी, लेकिन क्या वो इतना बड़ा जुर्म है कि रात के अंधेरे में उनकी गिरफ्तारी हो, फिर उनका फिजिकल रिमांड हो, फिर उनका जुडिशियल रिमांड हो, अगेन उनका फिजिकल रिमांड हो, उनके चेहरे को कपड़े से ढांपा जाए, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई जाएं, ये दुरुस्त है रवैया जिसका भी है? मैं दो बातें आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 का जो सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तौहीन अदालत के मामले में बैन ही वही इख्तियारात हैं जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट के हैं।
तो लिहाजा उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पूरी अथॉरिटी मौजूद है जो पाकिस्तान की अदलिया के पास है। दूसरा ये है कि हम सब चूंकि सियासत का हिस्सा हैं और सियासी बयान देते हैं, लेकिन आज़ादी इजहार के ऊपर एक कदगन है, और वो कदगन ये है कि आप तशद्दुद पर नहीं उभार सकते किसी को। ये काम जो है, अगर आपको याद हो, निहाल हाशमी की भी ऐसी तकरीर थी जिसमें उन्होंने खानदानों का नाम लिया था, जिसके नतीजे में वो भी सिटिंग सेनेटर थे, पार्लियामान के रुकन थे, उनको ना सिर्फ नाअहल किया गया, उनको सेनेट की सीट से हाथ धोने पड़े, बल्कि उन्हें 6 माह सजा भी हुई खानदानों का नाम लेने पर। इसी तरह एक और पीटीआई के जो रुकन थे, जो चीफ ऑफ स्टाफ भी थे इमरान खान साहब के, जब उन्होंने टीवी पर आकर फौज को बगावत पर उकसाया तो तब उनकी भी गिरफ्तारी हुई। यहां भी फवाद साहब ने, अब वो हम पर जरूर तनकीद करें, 1000 किस्म की गुफ्तगू हुकूमत के खिलाफ हो सकती है, लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन के खानदानों के ऊपर गए और उन पर कहा, तशद्दुद पर उकसाया, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर की जो स्पीच है वो उसके कारकुनान भी सुन रहे हैं। अब एक भी कारकुन अगर इसको सिग्नल समझे कि जी किसी भी इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर या उस स्टाफ के घर तक जाना जायज है या उसके खानदान को हरासा करना जायज है, ये काम इमरान खान साहब ने, ये भी मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं, जब इस्लामाबाद की एक खातून जज के बारे में ये बात की थी, तो फिर आपको मालूम है कि उसके लिए इमरान खान को उनके कोर्ट रूम में जाके इमरान खान साहब को माफी मांगनी पड़ी थी। ये सारी चीजें हुई थी। सर, मैं वो उस ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ। इमरान खान के चेहरे पे तो कपड़ा नहीं डाला गया था। तशद्दुद पर उकसाएंगे तो आपके कानून का अमल दरामद होगा। सर, मैं हथकड़ियां लगाने पर, उनका चेहरा कपड़े से ढाकने पर, बावजूद इसके कि अदालत ने मना किया, आगे जाके फिर ढाक दिया गया, कभी जुडिशियल रिमांड, कभी फिजिकल रिमांड। मैं सिर्फ इस ट्रीटमेंट पे बात कर रही हूँ। जी, मैं इस अमल का दिफा नहीं करूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि जिस किस्म की तकारीर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, और इमरान खान साहब तो रूटीनली करते हैं, उससे मुल्क का जो सियासी और कानूनी अमल भी जो है उसमें सख्त तलखी पैदा हुई है। अगर इमरान खान, जिन्होंने खुद मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दिया था, आज वो उनको जब वो कहते हैं कि वो गद्दार हैं और फ्रॉड हैं और बददियानत हैं और किसी के घर के आदमी हैं, तो ऐसी स्पीच जो है वो मामलात को खराब से खराब कर रही है। लेकिन जिस अमल की तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैं उसका दिफा नहीं करूंगा। आप उसका दिफा नहीं करेंगे, लेकिन आप उसकी मुजम्मत करेंगे? जी, मैं मुजम्मत से ज्यादा, चूंकि एक जिम्मेदार हूं, मुंतखब नुमाइंदा भी हूं, तो मैं हुकूमत से, जो हमारे कॉलीग्स हैं, उनसे इजहार कर चुका हूं कि ऐसे मामलात से किसी को कोई मदद नहीं मिलती, कानून पर अमल किया जाए। और इस पे मैं जरूर इसरार करता हूं कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, तशद्दुद पर उकसाना जो है या खानदानों तक जाना, उस पर जरूर बेखनी होनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस तरह की सख्ती हो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब आपके टाइम का। और मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो फवाद चौधरी केस पे क्या मसला है इस पर जरा बात करेंगे। हिबा चौधरी साहब, जो कि फवाद चौधरी साहब की वाइफ है, वो हमें ज्वाइन करेंगी। कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, JUIF के रहनुमा भी है, सेनेटर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जो बात की जाती थी ना, दो नहीं एक पाकिस्तान, और हकीकतन आज हमने वही मनाजिर हमें देखने को मिले। एक तरफ फूलों से, तालियों से, एक तालियों की गूंज में, नारों की गूंज में बहुत बड़े पैमाने पर सियासी इस्तकबाल हो रहा था मरीम नवाज साहिबा का, पाकिस्तान वापस आ रही थी। और दूसरी तरफ हम एक रियासत का, इस मुल्क का, इस सियासत का एक अलग चेहरा देख रहे थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन फेडरल मिनिस्टर रहे, वो अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनको हथकड़ी लगाकर और उनके सर पे कपड़ा, उनके मुंह पे कपड़ा डाल के उनको अदालतों में घसीटा जा रहा था। और उनका जुर्म क्या था, वो जो जिस तरह से उनके साथ सुलूक हुआ, क्या उनका इतना बड़ा जुर्म था, इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे, जो कि भाई भी हैं फवाद चौधरी साहब के और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। और उसके साथ साथ हिबा चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हिबा फवाद चौधरी साहिबा, जो कि वाइफ हैं फवाद चौधरी साहब की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त हो
तो मैं हिबा फवाद साहिबा से ज़रा बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ से आती हूँ। हिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी हिबा, थोड़ा सा मुझे ये बताएगा कि आज आपकी फवाद चौधरी से मुलाकात हुई और मोरली किस तरह से आपने उनको पाया, क्योंकि पिछले 2-3 दिन तो हम देख रहे थे कि ही वॉज सेटिस्फाइड, वो बात भी कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से खासतौर पे जो जुडिशल रिमांड को एक दफ़ा फिर 2 दिन के लिए फिजिकल रिमांड में तब्दील किया गया, तो क्या तासुरात थे, क्या उनका कहना था? He was very positive in the middle of the day जब सेशन कोर्ट के पास पेशी थी कि इंशाल्लाह वो बहुत पुरुमीद थे, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ सुप्रीम कोर्ट सीनियर लॉयर और लॉ वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो बड़े पॉजिटिव थे कि वंस द रिमांड हैज़ बीन ओवर और उनको जुडिशल कर दिया गया है तो बड़ा मुश्किल होता है। हिस्ट्री ये कहती है हमारी कि आप इसको दोबारा रिमांड पे भेजें किसी आदमी को। बहरहाल अफसोस की बात, ये जुल्म हुआ, भेजा गया उनको दोबारा। स्टेट की तरफ से कहा गया कि जी हमने इनसे मोबाइल, इनके लैपटॉप्स बरामद कराने हैं, हमें सर्च वारंट दिया जाए घर का कि हम इनको लेके जाएं और इनके यहाँ से बरामदगी करें। ये सारी की सारी जो थी हमारी इनकी जो थी वो इस वक्त जो थी वो सारी की सारी इनकी ये फाइंडिंग्स थी इसके अंदर। अच्छा हिबा, मैं सुन रही थी क्योंकि आपकी मुलाकात हुई आपकी आज उनसे बाकायदा, जिस तरह से कहा गया कि बख्शी खाने में मुलाकात आपकी कराई जाएगी और आपकी कोशिश थी चाहे बच्चियों से भी कराई जाए, तो क्या इजाज़त मिली? सेशन कोर्ट में जब फवाद ने मेरे से पूछा कि निसा मेरा बेटियां कैसी हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा बस आप वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह दे मिसिंग यू, तो थोड़े से वो अपसेट हो गए ना। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि हमें मिलवाया जाए उनसे। तो सेशन कोर्ट ने कहा कि जी आप इनसे मुलाकात कर लीजिए और इनको बख्शी खाने में मिलवाइए। जब हम बख्शी खाने में पहुंचे तो वहां पे फवाद चौधरी साहब को नहीं लाया गया, एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुई है यहाँ पे। आपने एतराज़ ये भी उठाया था कि उनके मुंह पे जो कपड़ा डाल के लाया जाता है, और डेफिनेटली ना तो वो कोई दहशतगर्द हैं ना वो कोई आदी मुजरिम है। ये एतराज़ अदालत में ने एड्रेस भी किया, और लेकिन फिर भी उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया, ऐसी कोई इत्तलात थी, उसकी कुछ डिटेल्स बता सकेंगी? मुझे आप ये बताएं कि जब आई एम जस्ट टॉकिंग एज अ फवाद चौधरीज वाइफ, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल व्यू ऑन दिस। एनालिसिस मैं जरूर कर सकती हूँ लेकिन मेरा कोई पार्टी के तहत बयान नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि जब कलभूषण आया था पाकिस्तान में तो क्या हमने उनको हथकड़ी लगाई थी? क्या हमने उनके मुंह पे कपड़ा डाला था? क्या हमने जिस तरीके से वो हमारी लैंड में एंटर हुए थे तो हमने क्या उनके साथ यही दहशतगर्दों वाला सलूक किया था जो आज फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है? ऐसा नहीं किया था हमने उनके साथ। यही फर्क है एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी। बसाइड्स उसके मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बता रही हूँ। जब मरियम नवाज साहिबा पेश होती हैं नैब के केस में मुलजिम के तौर पे, तो एसपी साहिबा उनके पांव छूती हैं। उन्होंने पूरी पावर को अपनी गुलाम बनाया हुआ था। और अभी जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, और सबसे पहली बात ये वो इस मुल्क के सिटीजन हैं, लेकिन जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ मैं उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। उनको दहशतगर्दों की तरह अदालत में लाया जाता है, कपड़ा डाल के उनको उनकी बेटियों से नहीं मिलवाया गया, उनके साथ उनको हथकड़ियां लगाई गई। और हथकड़ी आप तब लगाते हैं जब कोई दहशतगर्द हो, और वो उसकी मेरे पास केस लॉ भी आ गया है, मैं आपको वो भी पढ़ के बता दूंगी। बल्कि मैं कहूंगी नादिया कि इसके ऊपर आप एक पूरा शो भी प्लीज करें कि हथकड़ी किन को लगाई जाती है और किन 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 मामलात पे लगाई जाती है, ये इसके ऊपर। और फेस कवर्ड। अच्छा हिबा साहिबा एक सेकंड, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। ये जो आपका सवाल था
कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि खुद भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उनसे ज़रा मैं यही सवाल आपका पुटअप करती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, किन हालात में और किन केसेस में मुजरिम को हथकड़ी लगाई जाती है या हथकड़ी लगाए जाने की ज़रूरत पेश आती है और उसके चेहरे को कपड़े से ढांप के उसको कमरा अदालत में लाया जाता है? क्या फवाद चौधरी साहब इस के जुर्म इतना बड़ा है? देखिए, मैं इसमें फवाद से एक मामले में मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे वोट किया था सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के तौर पे। वैसे भी मेरा वकील साथी है, भाई भी उनका छोटा फैसल जो है हमारा वकील साथी है। मेरे ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता, ना कर सकता। नहीं, मैं तो केस की बात कर रही हूँ सर, मैं इससे फवाद चौधरी या उनकी बात नहीं कर रही, मैं केस की बात कर रही हूँ कि किस केस में। मैं बात सुन लीजिए ना। और इसी तरह से दूसरा हिस्सा ना, दो एंड्स है ना इसके। एक एंड पे तो मेरे लिए ये हैं और दूसरे एंड पे गवर्नमेंट है, जिनका एक तरह से हम हिस्सा हैं। हाँ, एक तरफ इसलिए कि एक तरफ वो कहते हैं एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा ना। अब दोनों बातें जो है ना वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं फवाद के खिलाफ भी कोई बात नहीं करना चाहता। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे नहीं कह रही कि आप फवाद साहब के हक में कोई बात करें। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपसे नहीं चाहती कि आप फवाद साहब के खिलाफ भी बात करें, ना मैं कहती हूँ कि आप उनके खिलाफ बात करें। मेरा सवाल सिर्फ ये था, मैं उनके खिलाफ भी बात नहीं कर रहा। नहीं करें, मेरी बात तो सुन लें कामरान मुर्तज़ा साहब। सिर्फ बात, मेरी बात तो सुन लें ना जी। ये मसला जो है ना वो निज़ाम जो है ना, निज़ाम जो है इसमें एक तसलसल है। ये वही निज़ाम है जिसमें हमें भी मारा पीटा गया था, आपको याद होगा पार्लियामेंट लॉजेस में। ये वही निज़ाम है जिसमें आज दूसरे लोग भी जो ना उसमें वो हो रहे हैं। तो ये निज़ाम का वही तसलसल है जो 75 साल से चल रहा है। इस तसलसल को ना शायद कोई और तोड़ सका और ना शायद हम तोड़ सकें। जी नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो बात का कुछ सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब। लेकिन हिबा, अब आप कोई एक्सपेक्टेशंस अब आपकी क्या है, उम्मीद आपको क्या है? बस मुझे एक मायूसी है इस मुल्क से कि एक तरफ एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और सबसे पहले पाकिस्तानी शहरी हैं। उनको जिस तरीके से दहशतगर्दों की तरह अदालत में पेश किया गया, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उस मरियम नवाज साहिबा को फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया और खान साहब के घर से, चेयरमैन साहब के घर से सारी सिक्योरिटी रिमूव कर दी गई है, जो कि मेरे नोटिस में आई है। उनके घर से जितने उनकी जो सिक्योरिटी थी वो सब रिमूव कर दी गई है, बल्कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर दी है। और सारी सिक्योरिटी जो है किस तहत इनको दी गई है मरियम नवाज साहिबा को? ये कोई ओहदा नहीं रखती, इनके पास सिवाय अपने पार्टी के कोई और वो नहीं है उनकी पोजीशन होल्डर। मेरे हस्बैंड फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं एंड अ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। किस तहत उनको इतनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया गया है पंजाब में? मैं पूछना चाहती हूँ। हिबा साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि उससे पहले भी फिजिकल रिमांड हुआ, फिर उनका जुडिशियल रिमांड हुआ, अडियाला में भी उन्होंने वक्त गुजारा। किसी किस्म के तशद्दुद की या इस किस्म की कोई उन्होंने शिकायत की, कुछ बताया? मैंने आपसे वही अर्ज किया नादिया कि मेरे हस्बैंड एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और इस पाकिस्तानी शहरी हैं और बिगेस्ट नेशनल पार्टी के वो एक वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल किया गया है, सो कॉल्ड सारी प्रेपरेशंस की गई हैं दिखाने के लिए कि बहुत उनका इस्तकबाल किया गया, वो सबने देखा ही है कि जैसा इस्तकबाल उनका हुआ है, किस पोजीशन और किस ओहदे के तहत उनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है? किस ओहदे के तहत वो सिर्फ एक अपनी पार्टी में चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा रखती हैं? इसके अलावा ना तो वो कभी उन्होंने खुद कहा है कि ना तो मेरा कोई लंदन में घर है और ना मैंने कोई अपनी यहाँ पे मैंने अपनी कोई गवर्नमेंट में कोई पोजीशन होल्डर हूँ मैं। किस तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज उनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है? इसका अगर हम कंपेरिज करें फिर हम कहेंगे कि जी ये पायस हैं। इसका अगर हम कंपेरिज करें तो इमरान खान फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके घर से सारी सिक्योरिटी हटा दी गई है और जो ओहदा नहीं रखती हैं उनको आज जिस तरह से गाड़ियां पता नहीं 1500 से 3000 पुलिस एहलकार प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये राइट फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब इससे क्यों महरूम है? इससे
मुझे बहुत मजम्मत करती हूँ मैं जिस तरीके से आज गवर्नमेंट के रिसोर्सेज मरियम नवाज साहिबा को इस्तेमाल किए गए हैं उनको इस्तकबाल करने के लिए, और इसी तरह के तरीका से मेरे बच्चों का भी राइट दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनको भी राइट दें अडियाला जेल में। बिल्कुल सही है। हिबा, मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि जब फवाद चौधरी साहब ने अपनी बच्चियों का पूछा तो डेफिनेटली वो अपसेट हो गए। आप 4 दिन हो गए, 5 तकरीबन, फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर है उनके साथ नहीं हैं। वो बच्चियां डेफिनेटली अपने फादर के बारे में पूछती होंगी, क्या आप उनको कहती हैं, क्या आप उनको बता रही हैं? अभी तक तो उनको नादिया यही समझा रहे हैं कि ही विल बी बैक, लेकिन आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया, लैपटॉप्स हैं बच्चों के पास, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात उनके कान में आ जाती है। मेरी बड़ी बेटी निसा बहुत ज़्यादा सेंसिबल है और वो बिल्कुल, हम उसको कहते हैं कि ही इज़ अ ज़ीरोक्स कॉपी ऑफ फवाद इन आवर हाउस, तो उसको बड़ा शौक भी है कि व्हाट्स हैपनिंग दैट कमिंग ऑन द टीवी एंड एवरीथिंग। बहरहाल आई एम ट्राइंग टू ईज डाउन थिंग, बट आपको पता है कि नहीं मिलने दिया जिस तरीके से इन्होंने किया। यही मेरा गिला है। मैं आपको बताऊं, मैंने अडियाला में जब थे तो सीएम पंजाब ये स्पेशल ऑर्डर कर सकते थे कि उनको 15 मिनट के लिए बच्चों से मिलवाया जाए, और मैंने उनके आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी पुट अप की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी हमें जवाब नहीं आया। और इसी का मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि दूसरी तरफ सारे एहलकार पुलिस, सारी प्रोटोकॉल, सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज मरियम नवाज साहिबा को इस्तकबाल करने के लिए इस्तेमाल की गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। थैंक यू वेरी मच हिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं अकर साहब, आप ये कह के माजरत के साथ बरीउज़ुमा नहीं हो सकते कि ये वही निज़ाम है जो पहले भी था, उसको कोई पहले भी चेंज नहीं कर सका, हम भी उसको चेंज नहीं कर सके। मैं आपसे हुकूमत के बारे में भी नहीं जान रही, मैं आपसे ये भी नहीं कह रही फवाद चौधरी साहब की मुखालफत करें, ना मैं उनके फेवर करने की आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपके इल्म में होगा कि फवाद चौधरी साहब का जुर्म क्या है, मुझे एटलीस्ट उससे आगाह कर दें। अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं एक छोटा सा क्लिप है फवाद चौधरी साहब को जरा क्विक सुनाइएगा जिस पे एक्शन लिया गया है, चलाइएगा जरा जी। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमजोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे, इक्तदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा न दे लें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके घरों तक छोड़ के आए। अच्छा, अब कामरान मुर्तज़ा साहब, इस पे तो कुछ कमेंट कीजिएगा ना। ये इतना बड़ा जुर्म है कि फवाद चौधरी साहब को रात के अंधेरे में उनके घर से उठाया जाता है, फिर उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के अदालत में लाया जाता है, उनको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, फिर उनको फिजिकल रिमांड में दिया जाता है 2 दिन के लिए, फिर जुडिशल रिमांड में दिया जाता है, और आज एक दफ़ा फिर फिजिकल रिमांड में 2 दिन के लिए दे दिया जाता है। क्या उगलवाना है, क्या बरामद करवाना है, क्या मालूमात करनी है, क्या इन्वेस्टिगेशन फर्दर रिक्वायर्ड है? मुझे नहीं पता, मैं उस एंड पे नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं फवाद का एक एहसानमंद हूँ और भाई उसका जो अब आपके साथ बैठा है वो मेरे साथ दोस्तों से जैसा या भाइयों जैसा, छोटे भाइयों जैसा है। एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ मेरे साथ वो गवर्नमेंट है जिसका मैं एक इत्तेहादी हूँ, जिसका मैं एक शरीक हूँ। तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं मुनाफकत करूं कि किसी आपके पास मीडिया पे आके किसी एक को फेवर करूं। जब मैं किसी एक को फेवर नहीं कर सकता इस सूरत हाल में, तो मैं अपने आप को रोक रहा हूं इस मामले में। सर, आपकी कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर कि आप हुकूमत का हिस्सा है, आप एक वकील भी तो हैं। फिर मुझे जो ना रिजाइन करके आना पड़ेगा, या तो आप कहिए ना कि सेनेटरशिप से रिजाइन करिए, फौरन आइए। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर आप कहेंगे फिर आप बेबस हैं। देखिए ये मैं फिर वही आपको कहूँगा कि ये निज़ाम का वो हिस्सा है। आपको रज़ा रबानी साहब याद होंगे कि एक तरफ रो रहे थे और एक तरफ वोट कास्ट कर रहे थे। हम निज़ाम के उस हिस्से का शिकार है। निज़ाम का ये वो हिस्सा है जिसमें जो है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और हम मार खा रहे थे।
पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, जहां पुलिस घुसी हुई थी और स्पीकर की इजाज़त के बगैर, चेयरमैन सेनेट की इजाज़त के बगैर घुसी थी, और हमारे 2 MNAs ले गए थे। मुझे और मेरे एक और साथी को खूब मारा पीटा गया था, और बाद में जो ना ये सब हम पे हंस रहे थे। हम सब इस निज़ाम का हिस्सा हैं। वो कल था, ये आज है, मगर जो कल गलत था वो आज भी गलत है, जो आज गलत है वो कल भी माजरत के साथ, लेकिन अगर आप जैसे लोग, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप जैसे लोग बेबसी की तस्वीर बन जाएंगे कि जी जो कल था वो आज है, यानी जो आज है वो कल फिर होगा, आज ये है कल फिर आप होंगे, तो मैं कह रहा हूँ होंगे फिर आप होंगे, यानी इसी तरह ये वही चलेगा और इसी तरह आप लोगों की बारियां चलेंगी। लेकिन आप लोग तारीख से और वक्त से कुछ नहीं सीखेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा। तारीख का असल सबक ये है कि हम तारीख से कुछ नहीं सीखते। ये असल सबक है तारीख का। मैं कह रहा हूँ कि जो कल गलत था वो आज भी गलत है, और जो आज गलत है वो कल आने वाले में भी गलत हो। थैंक यू सर। मैं दोनों बातों को, हाँ ठीक है। आई एम सॉरी सर, यू डिसअपॉइंटेड मी। मतलब मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को जितना जानते हैं उसमें आपने बड़े करेजली हर चीज़ का डिफेंड किया है, हर चीज़ का आपने जवाब दिया है, जहां ड्यू क्रिटिसिज्म है वहां आपने वो किया है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद इतने बेबस कामरान मुर्तज़ा साहब मैंने आपको पहले कभी भी नहीं देखा। मैं हुकूमत में सच नहीं हूँ जिस तरह से आप समझ रही हैं, मगर बाज़ जगह पे आप यकीनन बेबस होते हैं। और अगर आप आके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये मेरी बेबसी है और उसकी वजह बयान कर रहे हैं, तो फिर कम से कम मेरी बात पे बिलीव कर लीजिए, बजाय ये कि मैं मुनाफकत करूं किसी एक फरीक के साथ। मैंने साफ गोई की है। बहुत कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ हिबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। उनके जो गिले थे, उनकी जो शिकवे थे, उनके जो कंसर्न्स थे और उनकी जो उम्मीदें थी वो अभी भी रियासत के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से निज़ाम की बेबसी की बात कामरान मुर्तज़ा साहब ने की है, तो मेरा ख्याल है वी आर ऑल स्पीचलेस। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।